नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने यह जानकारी साझा की है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। कृषि और कृषि कल्याण विभाग में 46 पद सृजित किए गए हैं। बागेश्वर में खनन को लेकर भी अब निरीक्षण किया जाएगा, ये जानकारी साझा की गई है। और ऐसे में आसन बैराज से भट्टाफॉल तक 5 निर्माण कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस भवनों को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी भी की गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बागेश्वर में खनन को लेकर भी निरीक्षण किया जाएगा और इसको लेकर तमाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। आसन बैराज से भट्टाफॉल तक 5 निर्माण कार्य को मंजूरी मिल चुकी है और इन्हीं मंजूरी के चलते निर्माण कार्य में अब गति देखने को मिलेगी। मत था ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मत था। इसमें हमारे जो परा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उसके लिए उत्तराखंड परा चिकित्सा अधिनियम 2009 और परा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वर्तमान में प्राविधान है। इसमें 22 अलग अलग जो फैकल्टी हैं उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को किया जाता है। इसमें पूरे देश में एक ये व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनके मानकों को विनियमित करने के लिए उनमें आचार संहिता क्या होगी, उसमें प्रवेश परीक्षाएं कैसे होंगी, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पंजीकरण के मानकों में एक रूपता लाने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 पारित किया गया था। इसके तहत हमें प्रदेश में इन पैरामेडिकल के कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। तो इस काउंसिल बनाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। काउंसिल का नाम क्या होगा? तो धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सचिव ने तमाम यहां पर बातों को साझा किया है कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, लेकिन आखिरकार किन अहम प्रस्तावों पर जो बातचीत जारी थी उस पर क्या मोहर लग पाई है, क्या नहीं हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है? देखिए मंत्रिमंडल बैठक खत्म हुई है। करीब 1 घंटे तक चली मंत्रिमंडल बैठक में करीब 6 प्रस्ताव जो है आए हैं जिन पर मोहर लगी है। और इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि कृषि और कृषि कल्याण के लिए जो पहला मत आया था उसमें 40 पद सृजित करने के लिए बात रखी गई थी। उस पर जो है मंत्रिमंडल की सहमति बन गई है और उस पर भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो आसन वर्ल्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो उसके इलाके में जिस तरह से वहां पर भी खनन को लेकर के कहा जा रहा था तो वहां भी जो है निरीक्षण बढ़ाए जाने के लिए 18 पद बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड बाढ़ मैदान परीक्षण 2012 के तहत आदम बैराज के पास ही भट्टाफोल तक बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। और अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी के जो 5 गेस्ट हाउस हैं उन भवनों को मोनेटाइज करने के लिए पीवी मोड देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है, यानी कि उनके 5 भवनों का भी निर्माण जो है वो होगा। और वहीं अगर महत्वपूर्ण बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 पैरामेडिकल कॉलेज के लिए पाठ्यक्रम और पंजीकरण काउंसिलिंग के लिए भी अनुमति जो है वो मिल गई है, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य संबंध और स्वास्थ्य लेखक प्रबंधन रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आबकारी अधिनियम के तहत महिला और बाल विकास को दिए जाने वाले 3% सेंस के इस्तेमाल करने के लिए भी नियमावली बनाई गई है, जिसमें से 1% खेलकूद के लिए, 1% बाल विकास और 1% गौशाला के लिए रखा गया। यानी कि 6 प्रस्ताव आए थे, उन 6 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। जी बिल्कुल योगेश, और इसके अलावा भी आसन बैराज में भट्टाफॉल तक 5 निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी के 5 गेस्ट हाउस बनाने को लेकर भी मंजूरी मिली है। तो ऐसे में आखिरकार इनको किस गति के साथ, विकास के साथ जोड़ा जाएगा? कब तक ये निर्माण कार्य शुरू होंगे? हाँ देखिए आसन बैराज से भट्टाफोल तक जिस तरह से बाढ़ को रोकने के लिए 5 निर्माणों को बताया गया, तो इसमें तटबंध जो है वो मुख्यतः तौर पर बनाए जाएंगे, ताकि जो है जैसे तटबंध का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर जो पानी का कटाव है दूसरी दिशा में रहेगा, जिससे जो है कहीं ना कहीं इस बाढ़ को रोकने में काफी हद तक काफी सहायक होंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध काफी जो है कारगर साबित होते हैं, तो उसी के दृष्टिगत ये भी जो एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा।
खबरों में आगे बढ़ती है। बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस अपनी ही ये यात्रा उन राज्यों में निकाले जहां पर उनकी सरकार है। देवभूमि के दायित्व और साथ ही साथ उनके बचाए रखने को लेकर, बनाए रखने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़े फैसले ले ली है, जो काम भी कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उन पर हुए अत्याचार पर कड़े फैसलों के साथ कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ऐसे कृत्य करने वाले अपराधी खुलेआम घूमते नजर आते थे। मैं तो ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को तो जहाँ उनकी गिनी चुनी सरकार एक दो जगह है या मिली जुली सरकार एक दो जगह है, उनको यात्रा वहाँ निकालने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देवभूमि के देवत्व को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने कड़े निर्णय और प्रभावी निर्णय हम लोगों ने देखे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि कांग्रेस दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती है। और दुर्भाग्यवश कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि किसी के विचारों को रोकना मैं समझती हूँ कि आप हम सब के बस की बात नहीं, लेकिन जब वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो कृत्य करने के बाद में संबंधित कांग्रेस के ज़माने में हमने स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के ज़माने में हम, मोदी जी के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है, और निश्चित रूप से हम सब की ये भी कोशिश है कि महिलाएं आज के समय में जितनी सजग है उससे अधिक सजग हों। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए किसी भी कोतवाली, किसी भी थाने जाने में, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने में कोई कोताही ना बरती जाए, ये स्पष्ट निर्देश है। तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो इसलिए कांग्रेस को तो भगवान सद्बुद्धि दे और उन्हें ये यात्राएं जो है वो अपने शासित राज्य जो गिने चुने या मिले जुले हैं वहाँ निकालनी चाहिए। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने लंगड़े घोड़े की बात कर इसे बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा बना दिया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के कई अच्छे लंगड़े घोड़े हैं, जिन घोड़ों पर उनकी नजर है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर तंज कसा है और कहा कि महेंद्र भट्ट की आधी बात से वो सहमत है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि से है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गोबर गोमूत्र से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, जिसे विधायक रहते पूरा ज्योतिर्मठ बर्बाद कर दिया हो, जहां पर करंट लगने से कई मजदूरों की मौत हो गई हो, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट और कार्रवाई नहीं हुई है, और वो व्यक्ति राज्यसभा जा रहे हैं क्योंकि वहां रेस के घोड़े ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी को महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है। मैं सहमत हूं उनकी आधी बात से कि रेस वाले कई घोड़े वहां चले गए, इसीलिए मंत्रिमंडल में जो 5 या 6 मंत्री बचे हैं उनमें 75% जो मंत्री है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। और अगर वहाँ रेस के घोड़े होते तो एक ऐसा व्यक्ति जो गोबर और गौमूत्र से ऊपर उठा नहीं, जिसके विधायक रहते हुए पूरा जोशीमठ बर्बाद हो गया, जिसके अपनी विधानसभा में 17 लोग करंट से मर गए और कंपनी का ऑडिट क्लियर हो गया, ऐसे आदमी राज्यसभा में जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ रेस के घोड़े है ही नहीं। महेंद्र भट्ट जैसे लोगों से काम चलाना पड़ रहा है, नहीं तो महेंद्र भट्ट में कोई योग्यता थी राज्यसभा जाने की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव अपनी निजी दौरे पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बोट हाउस क्लब में अपने परिजनों के साथ लंच किया है। इसके बाद कपिल देव नैनीताल मॉल रोड में टहलते हुए नजर आए हैं, दुकानों में शॉपिंग भी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नैनीताल खूबसूरत पर्यटक स्थल है और साथ ही साथ यहाँ के मौसम भी देखने को मिलता है कि कितना बेहद सुहावना है। यहाँ की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। उत्तराखंड में आज मानसून दस्तक देने जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दून समेत कई इलाकों में गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं, जिसके चलते अब 6 दिन पहले ही मानसून उत्तराखंड में एंट्री कर रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलने की काफी उम्मीद है। उत्तराखंड में उमस भरी गर्मी से आज से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि आज से मानसून दस्तक देगा उत्तराखंड में, और ऐसे में कई जिलों में बारिश के आसार भी बताए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में ही 39 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया था और लोग भारी उमस में झुलसते हुए भी नजर आ रहे थे। कहा जा सकता है कि गर्मी बेहद ज़्यादा है और ऐसे में लोगों का घरों से निकलना भी दुर्भर हो गया था। अब ये कहा जा रहा है कि आज से मानसून अपनी दस्तक भी उत्तराखंड में देगा, और ऐसे में राजधानी देहरादून समेत ऊधम सिंह नगर के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी जहाँ
तेज हवाएं चलेंगी तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। येलो अलर्ट इसको लेकर के जारी किया गया है और साथ ही सभी लोगों से जो कि उत्तराखंड में आ रहे हैं गर्मी से राहत पाने के लिए उनसे भी निवेदन किया गया है कि वो ऐसी जगह पर जाने से बचे जहां पर गदेरे हों, जहां पर नदी नाले हों, क्योंकि अगर पानी बढ़ता है तो खतरा पैदा हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकती है। तो ऐसे में सभी को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है और ये कहा गया है कि 6 दिन पहले यानी कि आज से मानसून अपनी दस्तक भी उत्तराखंड में देने जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। आगामी 15 जून को नैनीताल स्थित कैचीधाम में स्थापना दिवस मनाया जाना है, लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों को जाम के जाम में कई घंटों तक फंसे रहना पड़ रहा है। हल्द्वानी बवाली होते हुए कैची जाने वाले लोगों को करीब 3 घंटे के सफर को तय करने में 7 से 8 घंटे का समय लग रहा है, जिसकी वजह से आम जनता के साथ पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल चारधाम मार्ग और देहरादून मसूरी मार्गों पर भी बने हुए हैं। वहीं यात्रा मार्गों पर जाम की फैली अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जहां पर स्थानीय लोगों को दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैचीधाम जाम को लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और सरकार को 1 महीने का समय दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आगे उन्होंने कहा कि जल्द समस्या का समाधान न होने पर बवाली जाम करने के साथ ही कमिश्नरी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अल्मोड़ा में एक प्रदर्शन किया था जिसमें क्वारब और कैची के जाम को लेकर था। चारधाम यात्रा से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी आपके कैमरे में कि ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन सरकार नहीं चाहती। हरीश रावत की सरकार में अंतिम पार्किंगें बनी थी रुद्रप्रयाग के पास, अन्य जगहों पर, उसके बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित रथोड़ी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अमित, देखने को मिल रहा है कि अब जिस तरीके से भवाली मोटर मार्ग पर कितनी जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पर्यटकों का सीजन है और ऐसे में लोग चारधाम यात्रा का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये जाम की समस्या खत्म नहीं होती तो इस पर प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा पर भी लगातार जो जाम की स्थिति पैदा हुई लगातार होती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ देहरादून से मसूरी जो मार्ग है वहां पर भी पर्यटन सीजन में बहुत ज्यादा अत्यधिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम कैचीधाम की बात करें, जो हल्द्वानी से नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी से जो है अल्मोड़ा जाते हुए मार्ग पर पड़ता है कैचीधाम, वहां पर जाम की भयावह स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें क्योंकि जो रास्ता है वो 3 से 4 घंटे का जो सफर है लोगों को 7 से 8 घंटे में तय करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस इन्हीं सभी चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जो कि उनका पूर्व में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था भवाली मोटर मार्ग पर, जहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष सहित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम जो नेता लोग मौजूद रहे थे और सरकार से ये कहा था कि 1 महीने का समय दिया था कि आप इस मार्ग से जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ अगर आप बात करें चारधाम यात्रा मार्ग पर जिससे जाम लग रहा है या अन्य जगहों पर जो पर्यटक जो जाम की समस्या पैदा हुई है, इन पर व्यवस्था की जाए, इनको सुधारा जाए। इसी लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की बात करें तो उन्होंने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है सरकार को कि अगर इन जाम का समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वो जो है भवाली मोटर मार्ग को ब्लॉक करेंगे, जो जाम है वहाँ पर रास्ता रोकेंगे। साथ साथ वो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहना है कहीं इससे जाम से जहाँ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लंबा वक्त लग रहा है, 7 से 8 घंटा समय उनको लग रहा है। दूसरी तरफ लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे, जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने का काम करने से। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि 15 जून को कैचीधाम में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला है, तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें चूंकि हर साल 15 जून को कैचीधाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो अब चूंकि वक्त कम रह गया है और इस समय अगर हम बात करें तो वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है, तो बाहर के अन्य जनपदों से भी लोग कैचीधाम, अल्मोड़ा, धर्मबाद में जो यही जो नेशनल हाईवे है ये सीधा बागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ को भी जोड़ता है। तो ऐसे में और हर साल हम बात करें जो कैचीधाम में जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसको लेकर पुलिस विभाग ने जो है शटल सेवा की व्यवस्था बनाई है। शटल सेवा की व्यवस्था के तहत जो है जिस दिन 1 रात पूर्व से लेकर
अगले दिन तक, जब तक ये वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा धाम में, वहाँ उस दिन तक पूरा ये क्षेत्र जीरो जोन रहेगा। और सतत सेवा के तहत जो है, सतत सेवा के तहत जो है वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा, वाहनों को आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जो है किसी भी तरीके से जाम की स्थिति न बन पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मंगलवार को नैनीताल क्लब में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण, स्वरोजगार के अवसरों और बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर और पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि किसी छात्र की छात्रवृत्ति किसी अधिकारी की लापरवाही से रुक पाती है तो फिर संबंधित के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। अनुसूचित जाति के जो अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रथम पायदान पर किस तरीके से हम ला सकते हैं, उसी के नियमित ये समीक्षा बैठक थी। और जो मुख्यमंत्री जी का सपना है और कि उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है, उसके लिए जो यहाँ पर अधिकारियों को सुझाव भी दिए गए, उनसे सुझाव मांगे भी गए, और जहाँ दिक्कतें थी वहाँ पर उनको निर्देशित भी किया गया है। और जो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी वार्तालाप हुई थी, वहाँ की समस्याओं के बारे में बात हुई है और उनका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। देखिए, अभी ये आया है तो अच्छी बात है अभी, और इसके खिलाफ हम जो भी एजेंसी है जल्दी हम शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। और मैंने उनको निर्देशित भी किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर और तुरंत संज्ञान लें, वरना हम जो विभाग है विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शासन से भी कह दिया है और नगर पालिका को भी निर्देशित कर दिया गया है कि उसकी जगह कोई दूसरी जगह जहाँ पर कोई बस्ती ना हो या जहाँ पर लोग ना रहते हों, उसका चिन्हीकरण कर उस दूसरी जगह उसका कूड़ा डाला जाए। सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर विकास भवन भीमताल परिसर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग अभ्यास लगातार सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। योग अभ्यास में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया और साथ ही समस्त प्रतिभागियों ने नमस्ते योग ऐप के बारे में भी बताया है। उत्तराखंड में पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का धरना प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। कर्मचारियों ने अब चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर उनका संघर्ष जारी रहेगा और कैंडल मार्च निकाली जाएगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची को गलत तरीके से जारी किए जाने को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का ऊर्जा भवन मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन जारी है, जहां एक ओर कर्मचारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सख्त है। अभी तक हमारे आंदोलन का तीसरा दिन है और 4 तारीख को ये सूची निकाली गई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध इसलिए किया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे कि सीधी भर्ती की जो सहायक अभियंता है उनको जो वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा वो उनके विभाग में ज्वाइन करने की डेट से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसके अलावा जो सीनियरिटी लिस्ट 2008-9 के लिए बनाई गई है, उसकी कट ऑफ डेट जो होती है वो 30 जून 2009 होती है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 जून 2009 के बाद कोई भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे प्रमोशन से हों, वो 2008-9 की जो सीनियरिटी होगी उसमें नहीं लिए जाएंगे, अगले साल की जो बनेगी उसमें लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2008-9 के जो प्रमोशन वाले लोग हैं उनको भी लिया है, और जो 2008-9 के नहीं है सहायक अभियंता, जो 9-10 में करंट के हिसाब से आने चाहिए, उनको भी वो 8-9 में ले लिया है, जिससे वो कन्फ्यूज़न हो गया है। कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन के बाद अब देहरादून में ऊर्जा भवन के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने अब चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर उनका संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, प्रबंधन लगातार अनदेखी कर रहा है
हम ये कहते हैं कि ना आप दूसरे पक्ष की सुनिए ना हमारी सुनिए, हमारी भी मत सुनिए। अनबायस्ड होके आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही सीनियरिटी होगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपने एक पैरेलल कमेटी बना दी, न्यायालय के आदेश आने के बाद एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के सम्मुख भी हमारी बात को नहीं रखा गया और उसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय ने पहले से ही जो है खारिज किए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन करें, बाकी दूसरे किसी की ना सुनें, और जो कि नहीं हो रहा है। और हम ही लोग पीड़ित हैं और हमें ही लगातार धमकाया जा रहा है। शासन प्रशासन में सब जगह जो है हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये अराजक तत्व हैं, जबकि हम लोग पीड़ित हैं। माननीय न्यायालय के आदेशों का पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरी स्टडी करी गई है। जितने भी आदेश माननीय न्यायालय से आए गए हैं, कमेटी द्वारा, उत्तराखंड शासन की शीर्ष कमेटी द्वारा, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन अधिकारियों द्वारा डिसीजन लिया गया, जिसमें डिसीजन लेने के उपरांत ही ये सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। जो उनके आदेश है उनका अनुपालन किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई कोर्ट की आदेशों के अवहेलना हुई है, मैं नहीं समझता किसी प्रकार से। और मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पुनः आपस में बैठ के विचार कीजिए। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटें। गुस्साए कर्मचारियों ने कैंडल मार्च और 11 जून से समस्त ऊर्जा भवन मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात कही है। कर्मचारियों ने वरिष्ठता सूची जारी करने को उच्च न्यायालय की अवहेलना बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।